अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम यूनिट 7 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 7.4 की तरफ मूव करते हैं। 7.4 में जो हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। लेट्स सपोज आपको तीन इक्वेशन दे दी हो। मैं उन तीनों इक्वेशन को नाम दे देता हूँ। लाइन 1 की इक्वेशन में कहता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। लाइन 2 की इक्वेशन आपको दे दी हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और लाइन 3 की इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। और आपसे ये पूछा गया हो कि बताएं ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए आपको इन तीनों जो लाइंस हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे ये चेक करने के लिए कि ये कंकरेंट हैं या नहीं, मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। किसका डिटर्मिनेंट? मैं लिखूंगा x के कंपोनेंट्स, x के कोफिशिएंट्स यानी कि a1 a2 और a3। फिर y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं b1 b2 एंड b3। इसके बाद हम लिखते हैं कांस्टेंट टर्म्स c1 c2 c3। अगर इन तीन इनका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस जो हैं ये कंकरेंट हैं। लाइंस कंकरेंट होने का मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 है तो लाइन नंबर 3 जो है वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगी। और ये तभी करेगी जब इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसका मतलब इन तीनों में कोई भी एक कॉमन पॉइंट हमारे पास नहीं है। और ये था हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट यानी कि कंकरेंसी ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके बाद है हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन का एरिया। एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। अगर आपको एक ट्रायंगल रीजन दे दिया जाए तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं? सपोज आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे 3 वर्टिसेस के साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और लेट्स सपोज ये हमारे पास वर्टेक्स नंबर ए x1 y1। इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं b x2 y2। और इस वर्टेक्स को नाम दे देते हैं c x3 एंड y3। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3। फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स लिखे, सेकंड में y के कोफिशिएंट्स लिखे, और जो लास्ट है वो वहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 एंड 1। सो ये हमारे पास यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा किसी भी एक ट्रायंगुलर रीजन का। और इसके बाद लास्ट कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास यूज हो रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो लास्ट पार्ट हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस, स्ट्रेट इक्वेशंस, या फिर इन्हें हम जॉइन इक्वेशंस भी कहते हैं। आपके पास कोई भी एक सिस्टम दे दिया जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बज़ाहिर तो ये सेकंड ऑर्डर है लेकिन ये हमारे पास दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को डिनोट कर रहा है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहला पेयर है, पहला जो लाइन है वो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इस तरह के कुछ सिस्टम्स होते हैं जो एक्चुअल में होते तो सेकंड ऑर्डर के हैं लेकिन वो डिनोट कर रहे होते हैं सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज हो रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 7.4 एक्सरसाइज में। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कहता है वो फाइंड करें। तो कोई भी दो लाइंस दे दी जाए तो जब हमने उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं? सपोज मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को लाइन 1 यानी कि 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन नंबर 2 यानी कि इसको मैं लिखूंगा 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, लाइन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और लाइन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। मतलब हमने x और y के कोफिशिएंट जो है वो सेम बनाने हैं, या y के कोफिशिएंट्स भी सेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम चलें y के कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं। यानी कि मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। सो 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस 12y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से। तो जब मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 20x माइनस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2।
अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को गौर करें तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो अल्टरनेटिव साइंस के साथ हैं, तो अगर हम इनको ऐड करें तो y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 12y माइनस 30 प्लस लाइन 2 आ जाएगी हमारे पास 20x माइनस 12y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें तो 12y माइनस 12y से हो गया पहले कैंसिल, रह गए मेरे पास x के कोफिशिएंट यानी कि 6x प्लस 20x। सो 6x प्लस 20x का मतलब 26x और माइनस 30 प्लस 4 यानी कि माइनस 26 इज इक्वल टू 0। 26 को शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, 26x इज इक्वल टू 26 और यहाँ से मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो x का आंसर आया इसको पुट करेंगे किसी भी लाइन में, लाइन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, लाइन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास y का भी आंसर आ जाए। तो वो जो आंसर आया था मेरे पास x का, उसको अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, यानी कि लाइन नंबर 2 में। तो मैं लिखूंगा यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन लाइन नंबर 1, यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन, सॉरी वो लाइन नंबर 2 थी, तो लाइन नंबर 2 हमारे पास क्या है 5x माइनस 3y प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा 5x की जगह 1 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3y और यहाँ से y का आंसर आ गया मेरे पास 2। अब ये जो x और y का आंसर आया ये हमें बताता है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे P, जहाँ पे x1 है और y2 है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट point of line 1 and line number 2। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी हमें दो इक्वेशंस दे दिए, मैं दोनों इक्वेशंस को नाम दे देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को नाम देता हूँ लाइन नंबर 1 यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड को नाम दे देते हैं लाइन नंबर 2 यानी कि 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर 1 जो है इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और लाइन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। यह आ जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 6x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 6x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यह आ जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 6x माइनस 3y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो 6x कैंसिल हो गया माइनस 6x से, और यही हमने मल्टीप्लाई दोनों को इसलिए किया ताकि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए और हम उनको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर दें। रह जाएगा मेरे पास 4y माइनस 3y यानी कि y माइनस 4 प्लस 24 यानी कि प्लस 20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास y का आंसर आ गया माइनस 20। अब ये जो y का आंसर आया है इसको पुट करेंगे लाइन नंबर 1 की इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा यूजिंग y इज इक्वल टू माइनस 20 इन लाइन 1। तो लाइन 1 की इक्वेशन देखते हैं क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस वाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2x माइनस 28 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 28, और यहाँ से मेरे पास x का आंसर आ जाएगा 14। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो यहाँ से अब हम अपना वो पॉइंट लिखते हैं जो हमने फाइंड करना था। मैं लिखूंगा p, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा x 14 एंड y माइनस 20 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है शो डेट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट, यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइंस हैं ये कंकरेंट हैं। आल्सो फाइंड कंकरेंसी पॉइंट इफ एग्जिस्ट, यानी कि अगर ये लाइंस कंकरेंट हैं तो आपने कंकरेंसी का जो पॉइंट है वो भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों लाइंस को नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मेरे पास लाइन नंबर 1, इस सेकेंड लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन नंबर 2, और ये जो थर्ड लाइन है इसे मैं कह देता हूँ लाइन नंबर 3। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों लाइंस कंकरेंट हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट के जरिए सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर देखते हैं। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, नहीं आता तो इसका मतलब ये कंकरेंट नहीं है। तीनों में x के कोफिशिएंट्स देखें 1 2 11। अब y के कोफिशिएंट्स -1 -1
-5 और अब कांस्टेंट टर्म्स -2 -5 एंड -28। डिटर्मिनेंट वैसे ही एक्सपेंड करना जैसे हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस और ये फिर दोबारा आ जाएगा प्लस। सो दिस इज इक्वल टू 1 के साथ जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के रह जाएगा -1 -5 एंड -28 माइनस माइनस प्लस। सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को जब छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 11 -5 -28, लास्ट में रह जाएगा -2 इंटू 2 11 -1 एंड -5। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू -28 -5 इंटू -5। फर्स्ट डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया, प्लस सेकंड को जब एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू -28 -11 इंटू -5 रह जाएगा लास्ट -2 इंटू 2 इंटू -5 -11 इंटू -1। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 28 -25 प्लस सेकेंड में आ जाएगा हमारे पास -56 प्लस 55 -2, थर्ड में आ जाएगा हमारे पास -10 प्लस 11। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 28 -25, लेकिन ये आ जाएगा 3 प्लस -56 प्लस 55 यानी कि -1 -2 इंटू -10 प्लस 1 यानी कि 11। दिस इज इक्वल टू 3 -1 -2 यानी कि 0। यहाँ से पता चला कि लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट। ये कंकरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर ये कंकरेंट हैं तो इनका कंकरेंसी पॉइंट भी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू फाइंड point of concurrency we solve any two equations। हमने कोई सी दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूँ लाइन 1 और लाइन 2। तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। अगर आप गौर करें तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑलरेडी सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइन नंबर 1 को लाइन नंबर 2 से, यानी कि मैं लिखूंगा लाइन 2 माइनस लाइन 1, लाइन 2 में से लाइन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5 माइनस x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस वाई कैंसिल हो गया, प्लस वाई से x वाली टर्म्स 2x माइनस एक्स यानी कि आ जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 3। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं लाइन नंबर 1 में, तो मैं लिखूंगा यूजिंग x इज इक्वल टू 3 इन लाइन 1। तो लाइन 1 आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है, तो अब हम वो पॉइंट लिखते हैं जो हमने फाइंड करना था। तो पॉइंट है हमारे पास P जिसमें x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 1। 3 1 इज पॉइंट ऑफ concurrency of line 1, line 2 and line number 3। हम इसी तरह क्वेश्चन इसी का पार्ट नंबर 2 जो है उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमें 3 लाइंस दे दी हैं, मैं नाम दे देता हूँ। फर्स्ट लाइन को मैं कह देता हूँ लाइन नंबर 1, सेकंड लाइन को मैं कह देता हूँ लाइन नंबर 2 और थर्ड लाइन को मैं कह देता हूँ लाइन नंबर 3। अगेन अगर ये तीनों कंकरेंट हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए, यानी कि 1 2 1। y के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 2 -1 4 और कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं -3 4 एंड -7। अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस जो हैं वो कंकरेंट हैं। तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं R1 से एक्सपेंड करके प्लस माइनस प्लस। अब जब इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 4 4 -7 -2 इंटू 2 1 4 -7 -3 इंटू 2 1 -1 एंड 4। अब ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 के 3 डिटर्मिनेंट्स आ गए, इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 7 -16 -2 इंटू -14 -4 -3 इंटू 8 प्लस 1। ये आ जाएगा हमारे पास -9 -2 इंटू -18 -3 इंटू 9। This is equal to -9 plus 36 minus 27 which is equal to 0। यहाँ से हम लिखेंगे लाइन 1 लाइन 2 एंड लाइन 3 आर कंकरेंट, यानी कि ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट शेयर कर रही हैं।
तो अब वो पॉइंट फाइंड करने के लिए जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में भी किया था, हमने कोई सी दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट फाइंड करने के लिए लाइन 1 और लाइन 3 को क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, यानी कि सॉल्व करता हूँ साइमल्टेनियसली। तो मैं लिखूंगा टू फाइंड concurrency point to find concurrency point we solve लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 3। तो सबसे पहले मैं लाइन 1 और लाइन 3 लिखूंगा और फिर हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3, और जी लाइन नंबर 3 को मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्योंकि x के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है और ये मेरे पास लाइन नंबर 3। तो मैं कहता हूँ कि लाइन 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइन नंबर 1 को, तो ये आ जाएगा x प्लस 4y माइनस 7, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x प्लस 2y माइनस 3, और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 यानी कि 0। x प्लस 4y माइनस 7 माइनस x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो x कैंसिल हो गया माइनस x से, और रह जाएगा हमारे पास 4y माइनस 2y, यानी कि ये आ जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ से मेरे पास y इक्वल टू आ गया 2 के। अब ये जो y का आंसर है इसको पुट करते हैं लाइन नंबर 1 में, तो मैं लिखूंगा यूजिंग y इज इक्वल टू 2 इन लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 से फिर हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू माइनस 1। y का आंसर भी आ गया, x का आंसर भी आ गया, तो अब लिखेंगे p है हमारे पास जहाँ पे x माइनस 1 है और y 2 है, इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दे दिया, उसके 3 वर्टिसेस दे दिए, वर्टेक्स नंबर ए भी दे दिया, वर्टेक्स नंबर बी दे दिया और वर्टेक्स नंबर सी भी दे दिया। आपको कहता है कि आपने ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में कि जो राइट बाय सेक्टर्स होते हैं ए बी सी के, या जो हैं वो हमारे पास कंकरेंट हैं। राइट बाय सेक्टर्स क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके 3 वर्टिसेस होंगे। वर्टेक्स नंबर ए जहाँ पे एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। फिर उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स नंबर सी आ जाएगा जब x 12 है और y 0 है, और एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं b जब x 8 और y 6 आ जाएगा। इन तीनों को जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, यानी कि b को कनेक्ट करूंगा मैं a के साथ तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेम इसी तरह यहाँ पे मैं जब a को कनेक्ट करूंगा c के साथ तो दूसरी स्ट्रेट लाइन, और फिर लास्ट पे मैं b को भी कनेक्ट कर देता हूँ c के साथ। अब इस ट्रायंगल में हमने ये प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो कंकरेंट है। राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब 90 डिग्री का एंगल, बाइसेक्टर्स का मतलब टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चलती हैं, पहला 90 डिग्री का एंगल और मिड पॉइंट। मैं सपोज करता हूँ कि इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट मुझे पता है, जैसे लेट्स सपोज मैं ए और सी के मिड पॉइंट को नाम दे देता हूँ डी। ये जो दूसरा मिड पॉइंट है आपके पास बी और सी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ई, और तीसरा मिड पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, इसको मैं नाम दे देता हूँ एफ। अब राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी से एक ऐसी लाइन पास होगी जिसने इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। सो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो मिड पॉइंट से पास करेगी और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर। सेम इसी तरह यहाँ से भी एक लाइन पास होगी जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और मिड पॉइंट से भी पास करेगी, तो ये भी हम कह देते हैं कि ये भी हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। सेम इसी तरह एक और राइट बाइसेक्टर आएगा जो यहाँ से पास करेगा, यानी कि जो एफ के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और एफ से भी पास करेगा। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो मिड पॉइंट से भी पास करती हैं और ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती हैं, इन्हें हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये तीन राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस फाइंड करेंगे। इन राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करके फिर उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, और अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों कंकरेंट हैं, अदरवाइज ये तीनों कंकरेंट नहीं है। तो इन तीनों की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में स्ट्रेट लाइन की 6 फॉर्म्स थी, उनमें से यहाँ पे जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे वो होगी हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों, क्योंकि मेरे पास लेट्स सपोज मैं बात कर लेता हूँ एक ऐसे राइट बाइसेक्टर की जो ए और सी के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन की, तो क्योंकि ये ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसकी स्लोप मुझे यहाँ से मिल जाएगी, और क्योंकि ये पॉइंट नंबर डी से पास कर रहा है तो एक पॉइंट पे मुझे पता है, सो मैं को यूज़ करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ डी की वैल्यू। डी क्या है, मिड पॉइंट है ए और सी का, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6 एंड 0। डी मेरे पास आ गया 6 0। अब मैं फाइंड करता हूँ ई। ई भी मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6
प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट ई जो है वो मेरे पास आ गया 10 एंड 3। लास्ट मिड पॉइंट रह गया वो है एफ, ये मिड पॉइंट है हमारे पास ए और बी का, यानी कि ये आ जाएगा 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा हमारे पास एफ 4 एंड 3। तीनों मिड पॉइंट आ गए मेरे पास, यानी कि वो पॉइंट आ गए जहाँ से इन तीनों ने क्या करना है, पास करना है। अब मैं फाइंड करूंगा स्लोप। सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड करता हूँ ए बी की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का मतलब एम ए बी, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, लास्ट टाइम हमने किया था, तो याद आएगा हमारे पास 6 माइनस 0 ओवर 8 माइनस 0, यानी कि 6 ओवर 8, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। फिर हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन बी सी। बी सी की स्लोप भी हम कैसे फाइंड करेंगे, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 12, यानी कि 6 ओवर -4, दिस इज इक्वल टू -3/2। लास्ट रह गई स्लोप ए सी की, तो ये भी अगेन चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 0, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इक्वेशन। पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ राइट बाय सेक्टर ऑफ पहला ए बी। ए बी का जो राइट बाय सेक्टर है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो है क्या। तो ये है हमारे पास ए बी की लाइन, इसका राइट बाय सेक्टर एफ से पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यहाँ से ये क्या पता चल रहा है कि ये पॉइंट एफ से पास कर रहा है और ए बी के परपेंडिकुलर है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर एम ए बी, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 y1 हमें f से मिलेगी क्योंकि वो पॉइंट f से पास कर रहा है। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 ओवर 3/4 इंटू एक्स माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4/3 इंटू एक्स माइनस 4। 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x प्लस 16। राइट हैंड साइड को भी दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 9 प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3y प्लस 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दें। यानी कि पहला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। ए बी के बाद अब बात करते हैं बी सी के। बी सी के लिए अब हम ये देखेंगे कि बी सी की जो इक्वेशन है वो कहाँ से पास कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर होगा, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखते हैं कि बी सी की जो स्लो इक्वेशन है वो कहाँ से पास कर रही है। तो ये पॉइंट है हमारे पास b इंटू सी, तो ये e से पास कर रही है, यानी कि हमें e के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे पुट करने हैं, जो कि हैं हमारे पास 10 और 3, यानी कि x की जगह 10 और y की जगह 3। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। स्लोप ऑफ बी सी ये भी हमने फाइंड किया था, बी सी की स्लोप हमारे पास क्या आई थी, -3/2। तो ये -3/2 भी यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा -1 ओवर -3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 10। अब 3 को दूसरी तरफ जब लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3y माइनस 9 माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, जो कि स्लोप है हमारे पास, किसके इक्वेशन है, बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। बी सी की इक्वेशन भी फाइंड कर ली, ए बी की इक्वेशन भी फाइंड कर ली, रह गई हमारे पास ए सी की इक्वेशन। तो अब हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ए सी की जो इक्वेशन है वो पास कर रही है डी से, तो इसमें जो पॉइंट्स यूज होंगे वो डी के होंगे, यानी कि 6 एंड 0, और इसकी जो स्लोप है वो इक्वल टू 0 है। तो लास्ट रह गया हमारे पास ए सी। ए सी की इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए सी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये पॉइंट यहाँ पे जो यूज़ होगा वो डी वाला होगा, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 ओवर 0 इंटू एक्स माइनस 6। 0 को मैं जब दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, 0 इंटू वाई माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों इक्वेशन हैं ये कंकरेंट हैं। तो सबसे पहले मैं ये तीनों इक्वेशन एक जगह लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये तीनों कंकरेंट हैं।
तो ये तीनों इक्वेशंस हमने लिख ली हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की। अब हमने प्रूव करना है कि ये तीनों कंकरेंट हैं, तो इसका मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि y के कोफिशिएंट्स 3 3 0, x के कोफिशिएंट्स 4 -2 1, कांस्टेंट टर्म्स -25 11 -6। अब एक्सपेंड करते हैं R1 से, साइन लगा लेते हैं प्लस माइनस प्लस। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 3 एज इट इज रह जाएगा -2 1 11 -6 प्लस सॉरी -4 एज इट इज रह गया हमारे पास 3 0 11 -6 लास्ट में -25 3 0 -2 एंड 1। अब हमारे पास तीन डिटर्मिनेंट आ गए हैं 2 क्रॉस 2 के, तो इनको भी मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12 -11 -4 इंटू -18 प्लस 0 -25 इंटू 3 -0। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस प्लस 4 इंटू 18 मीन 72 -25 इंटू 3 75 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब 0 आ गया तो इसका मतलब राइट बाइसेक्टर्स कि जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर्स हैं आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, कंकरेंट हैं, और ये हमने प्रूव कर लिया। सेकंड पार्ट में कहता है अल्टीट्यूड्स आर कंकरेंट। अब अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। अल्टीट्यूड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो वर्टेक्स से पास होती है और ऑपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारे पास एक अल्टीट्यूड है। सेम इसी तरह ए से भी एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जाके कितना का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और सेम इसी तरह सी से भी एक स्ट्रेट लाइन पास होगी जो ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों लाइन्स हैं ये क्या है, कंकरेंट हैं। अब यहाँ पे मिड पॉइंट वाली जो शर्त है वो खत्म हो गई है, लेकिन अगेन हम यूज यहाँ पे भी वही करेंगे, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन यूज करने की रीजन ये है कि क्योंकि 90 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ से हमें 90 डिग्री की वजह से स्लोप मिल जाएगी। और दूसरी बात पॉइंट भी है, जैसे बी ए सी का जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर जो अल्टीट्यूड है ए सी का वो बी से पास कर रहा है, सेम इसी तरह बी सी का ए से पास कर रहा है, और जो रह गई ए बी उसका जो अल्टीट्यूड है वो सी से पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप्स इन तीनों की, जैसे हमने पहले पार्ट में भी किया। तो मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप हमारे पास आ जाएगी 6 -0 ओवर 8 -0, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। ए बी की स्लोप फाइंड करने के बाद अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ बी सी। बी सी की स्लोप हमारे पास आ जाएगी 6 -0 ओवर 8 -12, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास -3/2। रह गई तीसरी लाइन की स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ ए सी या सी ए। ये जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 -0 ओवर 12 -0, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0। तीनों की स्लोप फाइंड करने के बाद अब हम कहते हैं कि हम फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स। लिखेंगे इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ, सबसे पहला अल्टीट्यूड फाइंड करते हैं ए बी का। ए बी का जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ से पास कर रहा है, ये है हमारे पास ए बी। इसका अल्टीट्यूड यानी कि जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो वर्टेक्स नंबर सी से पास कर रहा है और ए बी के परपेंडिकुलर है। तो इसकी इक्वेशन में लिखूंगा y - y1, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं हम, y - y1 इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ ए बी इंटू x - x1। x1 और y1 हमें वर्टेक्स यानी कि c से मिलेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये c से पास कर रही है। y - 0 इज इक्वल टू -1 ओवर 3/4 इंटू x - 12। ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -4 ओवर 3 इंटू x - 12। 3 को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 48। इन दोनों को भी दूसरी साइड ले आते हैं, 3y प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। सो हमने पहला अल्टीट्यूड फाइंड कर लिया ए और बी का। अब हम सेकंड अल्टीट्यूड फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज बी इंटू सी का। बी सी का जो अल्टीट्यूड है अब वो देखते हैं कि कहाँ से पास कर रहा है और किसके परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारे पास बी सी की लाइन, ये पास कर रहा है, इसका जो अल्टीट्यूड है वो ये स्ट्रेट लाइन है जो वर्टेक्स नंबर ए से पास कर रही है, यानी कि वर्टेक्स ए से पास हो रहा है और ऑपोजिट है और परपेंडिकुलर है बी सी के। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन तो वही होगी, y - y1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर स्लोप ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी के परपेंडिकुलर है, इंटू x - x1। x1 y1 हमें a से मिलेंगे, यानी कि आ जाएगा y - 0 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ बी सी, यानी कि -3/2 इंटू x - 0। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 इंटू x। 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं,
3y इज इक्वल टू 2x, 2x को भी इधर ले आते हैं, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड अल्टीट्यूड की। रह गया हमारे पास एक अल्टीट्यूड जो कि रह गया ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, तो ए सी का अल्टीट्यूड रह गया। ए सी का जो अल्टीट्यूड है वो देखते हैं कहाँ से पास कर रहा है। ए सी का जो अल्टीट्यूड है वो वर्टेक्स नंबर बी से पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास y minus y1 is equal to -1 over slope of AC into x minus x1। वैल्यूज पुट करते हैं, y minus 6 is equal to -1 over 0 into x minus 8। 6 और 8 आपको पता है यहाँ से हमें मिलते हैं वर्टेक्स नंबर बी से, और जो AC की स्लोप है वो हमारे पास आई थी 0। 0 को दूसरी साइड ले जाते हैं, 0 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये जो तीन इक्वेशंस मेरे पास आई, इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने प्रूव करना है कि ये तीनों लाइंस जो हैं ये कंकरेंट है, यानी कि इन तीनों का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। तो अब इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट लाइन में y का कोफिशिएंट 3, सेकेंड में भी 3 और थर्ड में कुछ भी नहीं है तो 0। फिर x का नंबर 4, -2 और 1। अब कॉन्स्टेंट टर्म -48, 0, -8। एक्सपेंड करते हैं R1 से, यह आ जाएगा प्लस माइनस एंड प्लस से, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू यह आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 0 -4 इंटू -24 प्लस 0 -48 इंटू 3 माइनस 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 24 माइनस 48 इंटू 3। 16 इंटू 3 मतलब ये हमारे पास आंसर आता है 48 प्लस 4 इंटू 24, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 96 माइनस 48 इंटू 3 144। और जब तीनों को कैलकुलेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0, और 0 आ गया तो इसका मतलब लाइन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 आर कंकरेंट। और वो तीनों इक्वेशंस थी किसकी, वो थी अल्टीट्यूड्स की, तो इसका मतलब कि जो अल्टीट्यूड्स हैं वो कंकरेंट हैं। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जिसमें वो कहता है कि मीडियंस आर कंकरेंट। मीडियंस यानी कि क्या है, कंकरेंट है। अब मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो वर्टेक्स से पास करती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जाके टच करती है। यानी कि सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं कि डी मिड पॉइंट है ए सी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का, और एफ कह देते हैं मिड पॉइंट है ए बी का। तो बी से एक लाइन आएगी जो डी को टच करेगी, ए से एक लाइन आएगी जो ई को टच करेगी, और सेम इसी तरह सी से एक लाइन आएगी जो एफ को टच करेगी। और ये स्ट्रेट लाइन जो तीनों है ये हमने प्रूव करना है कि ये तीनों क्या है, कंकरेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि डी, ई और एफ किसके इक्वल है। तो डी अगर आप देखें तो ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 12 डिवाइडेड बाई 0 एंड 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। सो डी हमारे पास आ जाएगा 6, 0। डी के बाद ई, ई मिड पॉइंट है हमारे पास बी और सी का, तो यहाँ पे हम आ जाएगा 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ई की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी 10 एंड 3। रह गया लास्ट मिड पॉइंट यानी कि एफ, तो एफ हमारे पास है ए और बी का, यानी कि 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 4 एंड 3। अब चूंकि तीनों मिड पॉइंट्स आ गए हमारे पास और वर्टेक्स नंबर ए बी और सी भी हैं, तो वो भी एक मरतबा लिख लेते हैं। मैं इनके साथ ही आगे लिखता हूँ कि वर्टेक्स नंबर ए है मेरे पास 0, 0, वर्टेक्स नंबर बी है मेरे पास 8, 6 और वर्टेक्स नंबर सी है मेरे पास 12, 0। सो अब मैं फाइंड करता हूँ इक्वेशंस ऑफ मीडियंस। इक्वेशंस ऑफ मीडियंस फॉर, सबसे पहले ए बी का मीडियन देखते हैं। ए बी का जो मीडियन है वो अगर आप गौर करें तो कौन कौन से दो पॉइंट से पास कर रहे हैं। ए बी का जो मीडियन है वो सी से, वर्टेक्स नंबर सी से और पॉइंट नंबर एफ से पास कर रहे हैं, यानी कि सी और एफ से जो पॉइंट पास करेगा उसकी लाइन के लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास है क्या, तो 2 पॉइंट फॉर्म एक दफा पहले लिख लेते हैं। y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि ए बी के जो मीडियन है वो सी और एफ से पास कर रहा है, तो x1 y1 x2 y2 ये हम सी और एफ से लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे y में, इसको हम कह देते हैं x1, ये है y1, इसको कह देते हैं x2 और ये आ जाएगा y2। सो दिस इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4 ओवर 12 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3 ओवर -3 इज इक्वल टू
x माइनस 4 ओवर 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 इन दोनों को भी दूसरी साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा 8y माइनस 24 प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करते हैं 8y प्लस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको। सो पहले मीडियन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब सेकंड मीडियन यानी कि बी सी की तरफ आते हैं। बी सी का मीडियन जो है वो अगर आप देखें तो वो कौन कौन से 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये है हमारे पास बी और सी की लाइन, तो ये पास कर रहा है ए और ई से, तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे ए और ई के साथ। तो मैं सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म लिखूंगा y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये है हमारे पास x1, ये है हमारे पास y1, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास y2। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 ओवर 0 माइनस 3, y माइनस 3 ओवर 0 माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 10 ओवर 0 माइनस 10। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा y माइनस 3 ओवर माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 10 ओवर माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 30। यहाँ से अगर आप देखें तो 30 से तो डायरेक्टली हो गया कैंसिल, रह गया हमारे पास माइनस 10y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई, यानी कि 2 मीडियंस आ गए। एक मीडियन रह गया हमारे पास ए बी, बी सी भी हो गया, तो तीसरा मीडियन रह जाएगा ए और सी का। अब देखते हैं कि जो ए और सी का मीडियन है वो किन किन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ए और सी की, इसका जो मीडियन है वो पास कर रहा है बी और डी से, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे और पॉइंट्स आ जाएंगे बी और डी। तो मैं सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म लिखूंगा y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लेते हैं, ये है हमारे पास x1, तो ये है y1, ये है x2 और ये है y2। सो x1 की जगह 6, y1 की जगह 0, तो यह आ जाएगा y माइनस 0 ओवर 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 6 ओवर 8 माइनस 6। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि ये आ जाएगा y ओवर 6 इज इक्वल टू x माइनस 6 ओवर 2। यहाँ से 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, 3 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 18। और इन दोनों को भी दूसरी साइड ले चलते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास y माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन नंबर 3। हमने तीनों मीडियंस की इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट हैं, यानी कि इनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आता है। तो इनके डिटर्मिनेंट के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में y के कोफिशिएंट्स 8, फिर उसके बाद माइनस 10 और 1। x के कोफिशिएंट्स देखते हैं 3, 3, माइनस 3। कॉन्स्टेंट टर्म्स देखते हैं माइनस 36, 0 एंड 18। और अब हमने ये देखना है कि क्या ये 0 आता है या नहीं। प्लस माइनस एंड प्लस एक्सपेंड जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 18 3 ज़ा 54 माइनस 3 इंटू 18 इंटू माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस 180 प्लस 0 माइनस 36, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो 10 3 ज़ा 30 माइनस 3। 8 इंटू 54 432, सो फर्स्ट पार्ट 432 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 540, और यहाँ पे माइनस 36 इंटू 27, यानी कि 36 इंटू 27 जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 972, 972। और जब मैं इन तीनों को कैलकुलेटर में लिखूंगा यानी कि 432 प्लस 540 माइनस 972, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0। और यहाँ से पता चला कि वो तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, और वो तीनों लाइंस किसकी थी, मीडियंस की। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि मीडियंस जो है वो क्या है, कंकरेंट। और यही हमने प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करें ट्रायंगुलर रीजन का। ट्रायंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करना है और उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं P1, P2 एंड P3। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी 3 वर्टिसेस दिए हों तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो मैं सबसे पहले एज इट इज लिखूंगा। एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। यहाँ पे जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 हैं ये हमें इन पॉइंट से मिलते हैं। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, x1 का मतलब 0, y1 का मतलब 0 और ये 1 एज इट इज। फिर हमारे पास आ जाएगा 2, 4
1, नेक्स्ट आ जाएगा -2, 2 एंड 1। तो यहाँ पे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तीनों के साइन लगा दिए। अब इनको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हमारे पास कैसे होंगे, इनको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 0, यानी कि 0 - 0 प्लस सिर्फ लास्ट टर्म रह जाएगी 1 के साथ, और वो जब रह जाएगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरे पास आ जाएगा एरिया, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। इसी के जो दोनों पार्ट्स हैं बाकी में भी यही फार्मूला यूज़ करके वो दोनों आपका होमवर्क है वो आपने खुद कर लेने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अगेन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन दिया हुआ है ए बी और सी, और कहता है कि फाइंड करो कि ये इसका एरिया क्या है। तो अगेन एरिया का फार्मूला जैसे हमने पहले लिखा था वही होगा, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज भी उसमें पुट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू -3 6 1 3 2 1, रह जाएगा 6 0 1। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस माइनस एंड प्लस। सो एक्सपेंड करते हैं R1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू -3 इंटू 2 - 0 -6 इंटू 3 - 6 एंड प्लस 1 इंटू 0 - 12। डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया। अब हम ये लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज -6 माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ा 18 एंड प्लस माइनस 12। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ऐसी ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ऐसी ट्रायंगल एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि जो आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, ये तीनों कोलिनियर्स हैं। कोलिनियर होने का मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तभी इनकी वजह से जो एक ट्रायंगुलर रीजन है वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर ट्रायंगुलर रीजन बन पाता तो उसका कोई ना कोई एरिया जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करता। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो कहता है फाइंड टू लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम। ये आपको एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ सिस्टम दिया हुआ है, और कहता है कि इस सिस्टम से दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करो। तो दो लीनियर इक्वेशन फाइंड करने का बड़ा इजी सा मेथड है कि हमें इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने से हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि 2 आए। तो वो कौन कौन सी हैं, मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दी मैंने, जिसमें मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अगर आप फर्स्ट टर्म देखें तो आपके पास x कॉमन है, रह जाएगा 3x माइनस 5y। सेकेंड टू टर्म्स में हमारे पास y कॉमन है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 5y एंड इज इक्वल टू 0। मजीद जो दो टर्म्स आई हैं उनमें दो टर्म्स मजीद कॉमन है, 3x माइनस 5y एंड x प्लस वाई रह जाएगा इक्वल टू 0। तो ये दो स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड कर ली। पहली स्ट्रेट लाइन आई 3x माइनस 5y इक्वल टू 0, और सेकंड आई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही हमने इस पार्ट में करना था। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट भी लिखते हैं, फिर उसको भी करते हैं कि वो कैसे होगा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 4x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5xy प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 9xy को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टू पार्ट्स में आप देखें तो 4 एंड x कॉमन, रह जाएगा x माइनस वाई। सेकेंड टू पार्ट्स में माइनस 5y कॉमन, रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई फिर कॉमन, रह जाएगा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो दो लीनियर इक्वेशंस मेरे पास आई, पहली x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहते हैं फाइंड वेदर लाइंस आर कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर और नीदर। कोइंसिडेंट तब होंगी जब उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा, परपेंडिकुलर तब होंगी जब उन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर ये दोनों ना हुए तो इसका मतलब ना ही परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। ये चेक करने के लिए आपको जो भी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन दी जाएगी उसको आप कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करने से आपको तीन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मिलेंगी, ए एच एंड बी। ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद
अगर आपके पास एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वो लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और अगर ए प्लस बी इक्वल टू 0 हुआ तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे। और अगर इनमें से कुछ भी ना हुआ तो इसका मतलब ना ही वो पैरेलल हैं और ना ही वो परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू 1, यहाँ से 2h इज इक्वल टू 5, यानी कि h इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5/2 और b इक्वल है हमारे पास -1। तो अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी। a प्लस बी में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो a का मतलब 1, b का मतलब -1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ये अभी हमने देखा कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो तो थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। अब करते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकंड और देखते हैं कि वो क्या है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। यहाँ से क्लियरली ये तो आइडिया होगा कि a प्लस बी जो है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब थीटा जो 90 डिग्री है वो तो अब हो नहीं सकता। अब इसका मतलब दूसरी चॉइस ही रह गई है h² माइनस ए बी। तो मैं लिखूंगा h² माइनस ए बी की वैल्यू यानी कि -1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2। और ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 8 यानी कि 9/4। ये भी 0 नहीं है। और देख लेते हैं a प्लस बी। a प्लस बी जब मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब लाइन्स आर नीदर पैरेलल, यानी कि लाइंस ना ही पैरेलल हैं नॉर परपेंडिकुलर, और ना ही लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 8, कहता है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक जॉइंट इक्वेशन फाइंड करें। जॉइंट इक्वेशन मीन सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास करे और परपेंडिकुलर हो इस सिस्टम के या इस इक्वेशन के। इसको करने के लिए हम सिंगल लाइन में इसका आंसर लिखेंगे। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है, x के कोफिशिएंट को y के साथ स्विच करना है, y के कोफिशिएंट को x के साथ शिफ्ट करना है। यानी कि जब मैं शिफ्ट कर लूंगा तो यह आ जाएगा 2x² और 3y²। और ये जो मिडिल वाली टर्म है इनके साइन चेंज कर देना है। ये यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको मैं लिखूंगा +x(7xy) और +3y² इज इक्वल टू 0। तो ये दो स्टेप्स और आपने परफॉर्म करने हैं। पहला x² और y² के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देना है और दूसरा ये जो मिडिल टर्म होगी उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी हमें वही कहा हुआ है कि ओरिजिन से पास करनी चाहिए और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा x² और y² के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दो, यानी कि -x का स्क्वायर या आ जाएगा +y का स्क्वायर, और जो मिडिल वाला टर्म है उनका साइन चेंज कर दो, यानी कि ये नेगेटिव है तो इसको प्लस कर देंगे, +2 tan थीटा xy इक्वल टू 0। यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। और अब इसका लास्ट पार्ट ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो अगेन वन लाइन में इसका आंसर लिखेंगे। x² और y² के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि b² x² और मिडिल वाली टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे, यानी कि -2hxy और +a² y² इज इक्वल टू 0। और यही हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 7.4 वो भी कंप्लीट होगी।